Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to your own YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज की हमारी इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान को डिस्कस करने वाले हैं जिसका टॉपिक है मुद्रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेट है, क्लास है या हमने ड्यूरेशन डाली है, विषय, उपविषय या हमारा टॉपिक है, प्रकरण जिसको हम कहते हैं हिंदी में, आप उसको अपने लेसन प्लान के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट को आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके अंदर आपके जो उपविषय है, जैसे यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं तो उसी प्रकार आप अपना विषय डाल सकते हैं, उपविषय डाल सकते हैं और प्रकरण जो भी आप उस दिन पढ़ाना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग आता है, दैट इज़ सामान्य उद्देश्य या जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो आपके विषय के अनुसार होते हैं। तो ये सामाजिक विज्ञान हमारा विषय है तो इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स ये ही रहेंगे। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास करना, विद्यार्थियों की तर्क शक्तियों का विकास करना। आप जो भी सामाजिक विज्ञान का अगर लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसमें आपके सामान्य उद्देश्य ये ही रहेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो आपके प्रकरण के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जैसे विद्यार्थी मुद्रा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, विद्यार्थी मुद्रा के प्रकारों को समझ सकेंगे, विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की मुद्रा का उपयोग करना सीख सकेंगे, विद्यार्थी मुद्रा के प्रकारों का महत्व समझकर विश्लेषण कर सकेंगे, या विद्यार्थी मुद्रा के कार्यों को समझ सकेंगे। जो भी आप पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हमने विद्यार्थी को आधुनिक रूपों के बारे में भी बताया है तो हम उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग होता है वो होता है पूर्व ज्ञान। छात्रों की प्रीवियस नॉलेज को जांचना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे विद्यार्थी जो हैं उनको इस विषय के बारे में कितनी जानकारी पूर्व में है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है विद्यार्थी सामान्य जीवन में मुद्रा का प्रयोग करते हैं। सभी लोग अपने जीवन में पैसों का लेन देन करते हैं। छोटे बच्चे भी होते हैं तो वो भी कोई आर्टिकल मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो पैसे देते हैं, तो वो ये जानते हैं। या अगर उनके पेरेंट्स उनके फादर, ग्रैंडफादर अगर कोई बिज़नेस रन करते हैं तो वो उनके साथ शॉप पर बैठते हैं तो वो देखते हैं कि लोग शॉप पर आते हैं और सामान खरीदते हैं तो पैसे देते हैं। अब इसमें सहायक सामग्री की बात करते हैं। तो सहायक सामग्री हमारी यहाँ पर क्या है, कुछ रियल एड्स, वास्तविक जो हमारी सामग्रियाँ हैं हमने उनका प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त कागज़ी मुद्रा, धातु मुद्रा, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। आगे मूव करते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है लेसन प्लान का, प्रेजेंटेशन पार्ट जो होता है उसको हम अब यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो भी बातें हमने की वो हमारी पहले की प्लानिंग है। जो उद्देश्य हैं वो हमारे प्लानिंग में चलते हैं, वो हमारे माइंड में रहते हैं, लेकिन हमें उनको क्लास में प्रेजेंट नहीं करना होता। यहाँ से हमारा जो प्रस्तावना है वहाँ से हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो छात्राध्यापिका क्रियाएँ यहाँ हमने डिस्कस की हैं। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर छात्राध्यापक क्रियाएँ मेंशन करेंगे। सबसे पहले छात्राध्यापिका प्रश्न करती है आपको खाने में क्या क्या पसंद है। बच्चे रिप्लाई करेंगे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन आदि जो भी चीज़ें वो बताना चाहते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ आपको कहाँ से मिलते हैं? ये सभी पदार्थ हमें बाज़ार से मिलते हैं। इनको खरीदने के लिए आप विक्रेता को क्या देते हैं? इनको खरीदने के लिए हम विक्रेता को रुपए पैसे आदि देते हैं। अर्थशास्त्र में रुपए पैसे को क्या कहते हैं? अब यहाँ पर आके बच्चा अटक जाएगा। उसके लिए ये प्रश्न जो है वो समस्यात्मक हो जाएगा क्योंकि उसको उत्तर नहीं आता है। हो सकता है कुछ बच्चे रिप्लाई करने का प्रयास करें, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो ये प्रश्न जो है हमारा समस्यात्मक प्रश्न कहलाता है। और जैसे ही हमारे सामने समस्यात्मक प्रश्न आता है, बच्चे उसका उत्तर नहीं देते हैं, उसी समय हम अपना उद्देश्य कथन जो है उसको बच्चों के सामने रखते हैं कि इसको हम मुद्रा कहते हैं और आज हम मुद्रा के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब आपने अपना टॉपिक डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही आप अपना टॉपिक डिक्लेयर करते हैं आप उसको ब्लैक बोर्ड पे भी मेंशन करेंगे। अब हमारा आता है फर्स्ट टीचिंग पॉइंट। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट यहाँ पर हमारा है मुद्रा का अर्थ।
इससे हम बच्चों के व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन को लाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, वो है विद्यार्थी मुद्रा के अर्थ को समझ सकेंगे। छात्राध्यापिका क्रिया सबसे पहले होगी विकासात्मक प्रश्न के द्वारा। जब भी आप अपना कोई लेसन प्लान स्टार्ट करेंगे सोशल स्टडीज़ में, तो आपका जो पहला काम होगा वो होगा विकासात्मक प्रश्न पूछना। अब ये विकासात्मक प्रश्न जो है वो आपके अपकमिंग टॉपिक से रिलेटेड है, जिसका हम यहाँ पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम मुद्रा का अर्थ। तो बच्चों को मुद्रा के अर्थ तक ले जाने के लिए हम सबसे पहला प्रश्न उनसे पूछते हैं, टॉफ़ी चॉकलेट आदि कोई भी चीज़ आप ले जाइए, चिप्स ले जाइए, जैसा भी आपको लगता है, आप कुछ चीज़ें अपने पास रखिए और उनको दिखाते हुए यहाँ पर छात्राध्यापक पूछ रहा है कि ये सब सामान आप कहाँ से खरीदते हैं। तो ये सभी वस्तुएं हम बाज़ार से खरीदते हैं या दुकान से खरीदते हैं, जो भी आपके स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे। यहाँ पर टीचिंग एड्स वाले कॉलम में आपने उसको मेंशन करना है कि आप रियल एड यूज़ कर रहे हैं। सामान के बदले आप दुकानदार को जो धन देते हैं उससे क्या कहते हैं। अब क्योंकि हमने अपना टॉपिक डिक्लेयर किया था और बच्चों को बताया था कि जो धन का आदान प्रदान होता है उसको हम मुद्रा कहते हैं, तो यहाँ पर अपेक्षित है कि बच्चे मुद्रा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो सामान के बदले हम दुकानदार को जो धन देते हैं उसको मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का अर्थ बताइए। अब बच्चे को सिर्फ नाम पता है, अर्थ उसका नहीं जानता है, तो या तो वो यहाँ पर गलत उत्तर देंगे या वो निरुत्तर हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। अब छात्राध्यापिका जो है वो उसको एक्सप्लेन करेगी कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बॉक्स मैंने बनाया हुआ है। ये बॉक्स जो है वो रिवील कर रहा है, या तो आप उसको जो की पॉइंट्स हैं आप उनको ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं या फिर आप चार्ट पर लिखकर उनको लेकर आए हैं। तो यहाँ पर छात्राध्यापिका ने एक्सप्लेन किया कि मुद्रा जो है वो भुगतान का एक सामान्य रूप से स्वीकृत रूप है। अन्य शब्दों में यदि कहें तो मुद्रा के व्यक्ति द्वारा जो वस्तु चाहे मुद्रा के द्वारा व्यक्ति जो भी वस्तु चाहे उसे खरीद सकता है। मुद्रा के तौर पर सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन था। प्रारंभ में सोने चांदी आदि का प्रचलन था। उसके बाद जब वो महंगी होने लगी वस्तुएं तो उसके बाद उनमें परिवर्तन आने लगा और सस्ती धातुओं का प्रयोग किया जाने लगा या कागजी नोटों का भी प्रयोग किया जाने लगा। तो इस प्रकार से वो छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक जो है वो अपने कॉन्सेप्ट को बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर छात्र क्रिया जो है वो एक बार दोबारा देख लीजिए। छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि जब वो सुनेंगे तभी वो उसको समझ पाएंगे। जब आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो आप देखना चाहते हैं कि बच्चों ने उस चीज़ को कितने अच्छे से समझा है। तो ये करने के लिए आप बोधात्मक प्रश्नों का प्रयोग करेंगे। कम से कम 1 या 2 बोधात्मक प्रश्न जो आपके कथन से संबंधित होंगे आप यहाँ पर पूछेंगे। जैसे हमने यहाँ पर पूछा है कि मुद्रा से क्या तात्पर्य है, तो जो भी बच्चों ने समझा है उसके आधार पर बच्चे उसका उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न हमारा है मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है, ये भी हमने उसको समझाया था, तो उसके बाद वो उसका भी उत्तर देंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मुद्रा के कार्य। अब पुनः हम इन्हीं सब स्टेप्स का रिपीटेशन करेंगे। जैसे कि पहला विकासात्मक प्रश्न है और उसके बाद छात्राध्यापक का कथन आएगा। तो हमने यहाँ पर बच्चे से पूछा मुद्रा से आप क्या करते हैं, तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग कोई भी आंसर दे सकता है। यहाँ पर हमने लिखा है कि मुद्रा से हम अपनी पसंद का सामान खरीदते हैं। मुद्रा के क्या कार्य होते हैं। अब यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को सिर्फ पैसे का लेन देन तब समझ में आता है जब वो सामान खरीद रहा है। इससे अतिरिक्त क्या कार्य मुद्रा के हो सकते हैं ये बच्चे को नहीं पता है, तो यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे और छात्राध्यापिका अपना कथन करेंगी। मुद्रा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। अब क्या क्या हो सकते हैं। विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक के रूप में है, मूल्य संचय करते हैं या मूल्य का हस्तांतरण है। तो इन सब चीज़ों को वो यहाँ पर एक्सप्लेन करेगी। अब देखिए कि वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं। विनिमय का माध्यम बताया है, तो किसी वस्तु के बेचने में अथवा खरीदने में मुद्रा विनिमय का कार्य करती है। ये सामान्य कार्य है जो हम हमेशा करते रहते हैं, बच्चे इससे अवगत हैं। दूसरा है मूल्य का मापक। मुद्रा किसी वस्तु के मूल्य को मापता है। किसी वस्तु का मूल्य कितना होगा ये हम मुद्रा के आधार पर बहुत आराम से आसानी से माप सकते हैं। अब बात करते हैं मूल्य संचय की। तो किसी भी वस्तु या सेवा को लेकर जो हमें मुद्रा मिलती है उस मुद्रा को हम लंबे समय तक और बहुत अधिक मात्रा में एक स्थान पर संचित कर सकते हैं। ये जबकि पहले जैसे हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे या पशुओं का आदान प्रदान करते थे तो उनको रख पाना, उनका संचय कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन सिक्कों के रूप में, नोटों के रूप में हम बहुत अधिक धन को भी संचय करके रख सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक उसको रखा जा सकता है।
अब नेक्स्ट आता है हमारा मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति व तरलता होने के कारण इसे आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। वस्तु विनिमय में यह कार्य अत्यंत कठिन था। पहले जब हम वस्तु विनिमय करते थे तो ये काम हमारा जो था वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था, लेकिन अब क्या है, हम बहुत सरलता के साथ, क्योंकि ये सामान्य रूप से स्वीकृत है। सामान्य रूप से स्वीकृत जैसे अगर हम भारत के किसी एक कोने में मुद्रा को चला रहे हैं तो वो दूसरी जगह जाकर भी उतने ही इफ़ेक्टिवली वर्क करेगी। तो उसकी लिक्विडिटी भी है और उसको सामान्य रूप से स्वीकृति भी मिली हुई है, इसलिए उसको आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। जबकि ये काम वस्तु विनिमय में बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक चीज़ जो यहाँ पर उपयोग में है उसकी कीमत है, लेकिन दूसरी जगह पे उसका उपयोग नहीं होता है यदि, तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और आप वस्तु के रूप में उसको किसी चीज़ से एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। अब हम इसके बाद बच्चों से पुनः बोधात्मक प्रश्न करेंगे, ये जानने के लिए कि उन्होंने इस एक्सप्लेनेशन में से कितना ज्ञान प्राप्त किया है, कितना वे समझ पाए हैं। तो आप कोई भी प्रश्न बना सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। यहाँ पर जो प्रश्न हैं वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। मूल्य संचय का अर्थ बताइए, क्योंकि वो बच्चे को समझाया गया तो वो अपने अकॉर्डिंग उसका उत्तर देगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा है, मूल्य के हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं। तो जो भी बच्चे ने समझा है उसी के आधार पर वो उसके उत्तर आपको देंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा अगेन हम यही स्टेप रिपीट करेंगे। अब हम बच्चे को समझाएंगे मुद्रा के आधुनिक रूप क्या क्या होते हैं, और अब इन रूपों के जो भी हम आधुनिक रूप बताएंगे उनके विषय में छात्र ज्ञान अर्जित कर सकेंगे, उनके महत्व को समझ सकेंगे और उनका प्रयोग अपने जीवन में कर सकेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। अब इसी उद्देश्य से हमने कुछ प्रश्नों का निर्माण किया है। तो पहला प्रश्न जो है हमारा वो है, मुद्रा के सामान्यतः प्रचलित रूप कौन कौन से हैं। तो सामान्यतः प्रचलित रूप कौन कौन से हैं हमारे, सिक्के और नोट, जो हमारे सामान्य जीवन में हम प्रयोग में लाते हैं। और मुद्रा के आधुनिक रूप बताइए। तो यहाँ पर छात्र हमारे मौन रहेंगे या गलत उत्तर देंगे या निरुत्तर हो सकते हैं। अब आपका कथन यहाँ पर शुरू होगा कि मुद्रा के चलन से पूर्व वस्तु विनिमय किया जाता था, जैसे अनाज अथवा पशुओं को मुद्रा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता था। उसके पश्चात सोना चांदी आदि के सिक्के चलन में आए, फिर नोट व सस्ती धातुओं के सिक्कों का प्रयोग किया जाने लगा, और वर्तमान में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जी पे, फ़ोन पे, पेटीएम इत्यादि अन्य वस्तुओं का प्रयोग हम करने लगे हैं। यहाँ पर छात्रों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप रियल एड्स लाकर दिखा सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपके पास होते हैं, फ़ोन में आपके ऐप्स पड़े होते हैं, जी पे, फ़ोन पे, पेटीएम, आप उनको यहाँ पर छात्रों को बता सकते हैं यूज़ करके। फिर उसके आगे आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर किया है कि इन सुविधाओं के उपलब्ध हो जाने से मुद्रा का संचय व हस्तांतरण जो है वो अत्यधिक सरल हो गया है। आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट कैरी करके कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप बहुत सरलता के साथ अपने फ़ोन को या कार्ड्स को यूज़ करते हुए पेमेंट्स कर सकते हैं। अब जो हमने एक्सप्लेन किया, पुनः उसके आधार पर हम बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। मुद्रा से पूर्व विनिमय के लिए किस प्रकार या किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर बच्चा बता देगा कि मुद्रा से पूर्व विनिमय के लिए अनाज व पशुओं का प्रयोग होता था। मुद्रा के आधुनिक रूप के 2 उदाहरण दीजिए। तो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड या जी पे, फ़ोन पे, नेट बैंकिंग, जो भी छात्र समझते हैं वो उसके आधार पर उत्तर यहाँ पर देंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है पुनरावृत्ति। आपने जो कुछ भी बच्चों को पढ़ाया है उसका एक छोटा सा रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं। तो आप इनमें से कहीं से भी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ हमने पूछा है मुद्रा के कोई भी 2 कार्य बताएं, और दूसरा प्रश्न है सोने चांदी के सिक्कों का प्रचलन क्यों बंद हुआ। अब यहाँ पर बच्चा अपने विवेक के अनुसार उत्तर देगा, तो यहाँ पर उन उत्तरों को मेंशन नहीं किया गया है। फिर मूल्यांकन प्रश्नों की हम बात करते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न भी आप पूरे चैप्टर में जो आपने समझाया है उसमें कहीं से भी पूछ सकते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाकर भी पूछ सकते हैं। जो चीज़ें आपने पूछी हैं वो डायरेक्टली ना पूछें, थोड़ा सा उनमें बच्चों को अपना दिमाग लगाना पड़े, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़े, इस टाइप के प्रश्न आप यहाँ पर बना सकते हैं। मुद्रा का अर्थ स्पष्ट कीजिए और मुद्रा के आधुनिक रूपों पर प्रकाश डालिए। अब उसके बाद हम गृह कार्य देंगे छात्रों को। इस गृह कार्य का उद्देश्य क्या है कि जो भी ज्ञान बच्चों ने आज अर्जित किया है वो उनके माइंड में फिक्स हो जाए, वो स्टेबिलिटी से उनके माइंड में रहे, इसलिए गृह कार्य दिया जाता है। तो यहाँ पर हम बच्चों से पूछेंगे जो भी प्रश्न आपको लगता है आपके
टॉपिक से रिलेटेड आप वो पूछ सकते हैं। बच्चों को एडिशनल टास्क भी दिए जा सकते हैं जिससे वो अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करें। यहाँ हमने पूछा है कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए और मुद्रा के कार्यों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आप इन प्रश्नों को चेंज भी कर सकते हैं। होप ये आपको समझ में आया होगा और आपको आगे लेसन प्लान बनाने के लिए बहुत उपयोगी भी रहेगा। थैंक यू।